नमस्कार दोस्तों। आज हम एक छोटे से टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि इस समय काफ़ी चर्चा में है, कोल्ड वेव। तो आइए जानते हैं कि आईएमडी के अनुसार शीतलहर की परिभाषा। शीतलहर तब मानी जाती है जब मैदानी क्षेत्र में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो। तो ये आईएमडी की एक सिंपल परिभाषा है। साथ ही साथ एक अन्य परिभाषा भी है कि यदि 2 दिवस यानी 24 से 48 आवर के बीच में यदि तापमान में अचानक 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस में कमी आती है तो कोल्ड वेव का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा यदि तापमान में 6.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक कमी आती है तो उसको सीवियर कोल्ड वेव या गंभीर शीतलहर का दर्जा दिया जाएगा। तो आगे हम जानते हैं कि शीतलहर के कारण क्या हैं। इस समय हमारे यहाँ जो इंडिया की मुख्य भूमि है यानी नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पर एक जो मानसून बह रहा है कि उत्तरी पूर्व से हवाएं आ रही है, जो कि शुष्क हवाएं हैं। और इसके साथ साथ मध्य एशिया से हिंदुकुश रीजन से ठंडी हवाएं उनके साथ में आती है और इंडो गंगेटिक प्लेन में तापमान को गिरा देती है, जिसके कारण घने कोहरे की कंडीशन बनती है। तो नॉर्थ इंडिया में जो घना कोहरा है उसके रीजन है कि साइबेरियन क्षेत्र से उनके जो तापमान में कमी वाली जो हवाएं आती हैं, जो यहाँ पे काफ़ी तापमान को गिरा देती है। मध्य एशिया से शुष्क हवाएं आती हैं जो कि टेम्परेचर को गिरा देती है। तो एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन है इसमें पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ से आप काफ़ी वाकिफ़ भी होंगे, इनके बारे में जानकारी भी होगी कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है। पश्चिमी विक्षोभ क्या है, एक जेट स्ट्रीम है, उपोष्ण जेट स्ट्रीम है। और जेट स्ट्रीम हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या होती है, जो कि भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर आदि से आर्द्रता लेकर भारत की ओर आती है। चूंकि जेट स्ट्रीम 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ सीमा के नीचे पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली एक वायुधारा है, जिसका तापमान बहुत कम होता है। इससे ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होती है और उत्तरी भारतीय राज्यों में मावठ के रूप में शीतकालीन वर्षा होती है, जो कि रबी की फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो इसको हम मैप के माध्यम से बताते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि 30 डिग्री नॉर्थ के ऊपर, मतलब वायुमंडल में 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक उपोष्ण जेट स्ट्रीम कंटिन्यू बह रही है। उपोष्ण जेट स्ट्रीम क्या होता है कि इसमें मुख्य रूप से ये बनती कैसी है, तो ये जलवायु विज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वहाँ पे सेल्स के अंदर, जैसे कि वायुमंडल के अंदर जो परिसंचरण होता है, उसमें हेडली और फेरल सेल है, उसमें काफ़ी जो तापमान और दाब का अंतर होता है उसके कारण एक जेट स्ट्रीम बनती है। तो वो तो अलग टॉपिक है, बाद में आगे जाके उनको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिंपल ये है कि ये एक जेट स्ट्रीम है जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और भूमध्य सागर यहाँ पे है और कैस्पियन सागर से और उत्तरी अटलांटिक महासागर से आर्द्रता ग्रहण करके भारत की ओर लाती है और यहाँ पे शीतकालीन वर्षा करवाती है। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है कि शीतकालीन में ही जेट स्ट्रीम भारत में या पश्चिमी विक्षोभ भारत में क्यों आता है? ग्रीष्मकालीन में ऐसी घटनाएँ क्यों नहीं होती? तो शीतकालीन में इसलिए होता है कि जैसे ही सन दक्षिण गोलार्ध की ओर जाता है, तो जेट स्ट्रीम मुख्य भारत भूमि पर बनने लगती है और जैसे ही ग्रीष्मकालीन में जून के महीने में जब सन कर्क रेखा पर यहाँ पे सीधा चमकता है, उस समय जो जेट होती है वो ऊपर की ओर खिसक जाता है। यानी जो पश्चिमी विक्षोभ होता है वो तो पता है, लेकिन वो ऊपर से चला जाता है, तो अपनी मुख्य भूमि पर नहीं होता, इसलिए ऐसी घटनाएँ नहीं होती है। तो सिंपल सी बात ये है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से काफ़ी, मतलब ऐसी कंडीशन घटनाएँ घटती हैं कि एक तो इसमें क्या होता है कि जो जेट स्ट्रीम होती है, जो वातावरण बनता है कि इसमें एक तो ठंडी जो हवा आती है साइबेरिया से, और यहाँ पे ग्रीष्मकालीन जो तापमान सहारा मरुस्थल होता है, उसमें काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो एक तरह से ये होता है कि ठंडी और गर्म जब वायु धाराएँ आपस में मिलती है तो फ्रंट का जन्म होता है और वो फ्रंट जैसे उसको शीतोष्ण चक्रवात भी बोलते हैं। तो एक तरह से ये हो सकता है कि इस रीजन में ऐसी घटनाएँ घटती है, ऐसी वायुमंडलीय घटनाएँ घटती है जिसके कारण एक चक्रवाती घटनाएँ घटती है जो कि जेट स्ट्रीम के साथ में भारत की ओर आती है और ये लगातार बहता रहता है। तो मुख्य रूप से आप इसको ये सब बता सकते हो कि एक तो ढंग से मैप में आप इसको बताओ, यानी वर्ल्ड के मैप में आपने इसको दर्शाया है। साथ ही साथ आप इसको भारत के मैप पे भी दर्शा सकते हो कि किस प्रकार जेट स्ट्रीम भारत के ऊपर से गुजरा और इसके क्या-क्या, मतलब इसके लाभ हैं, क्या किसके नुकसान हैं, उसको निश्चित रूप से बताया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड जो मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं वो किस प्रकार हो उनको जानते हैं।
कि एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि उत्तर भारत में सर्दियों में शीतलहर के कारण क्या हैं, उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को बताइए। साथ ही साथ एक क्वेश्चन बन सकता है कि पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी विशेषताएँ क्या हैं और उसके वितरण को आप बताइए। तो यदि इसके कारणों में आप जैसे कि सबसे पहले शीतलहर के कारण हमने जाने कि इसके कारण है। अब इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या है? अब जैसे शीतलहर के नकारात्मक प्रभाव की हम चर्चा कर सकते हैं कि शीतलहर के नकारात्मक प्रभाव क्या हैं? नकारात्मक प्रभाव बता सकते हो। एक तरफ आप सकारात्मक प्रभाव बता सकते हो। तो जैसे नकारात्मक प्रभाव में क्या होगा कि जैसे कि इसमें क्या होता है कि हमारा जो वायु परिवहन है, वो काफ़ी प्रभावित होता है। वायु परिवहन आप बता सकते हो कि इससे वायु परिवहन काफ़ी प्रभावित होगा। इससे रेल जो यातायात है वो काफ़ी प्रभावित होगा। सामान्य जनजीवन है जैसे स्कूलों का बंद होना, वो काफ़ी प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा अन्य घटनाएँ भी आप जो भी लगता है कि इससे नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है वो बता सकते हो। इसके अलावा सकारात्मक इफ़ेक्ट में बता सकते हो कि शीतकाल में ये होता है कि इसमें रबी की फसलों को मतलब टेम्परेचर जो होता है कम चाहिए, उसके लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो उसके बारे में आप बता सकते हो। तो एक छोटा-सा लेसन था जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है। आप इसको ईज़िली कर सकते हो। मेंस में ये आपको ये कोशिश करनी है कि ज्योग्राफ़ी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको मैपिंग डालना ही डालना है। बिना मैपिंग के अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले हैं। और मेरी भी ये कोशिश रहती थी कि हमेशा मैं मैप के ज्योग्राफ़ी के जो मैप है वो उनको कैसे यूज़ में लूँ। जैसे कि जीएस फेस्ट में मेरे हिंदी माध्यम में 116 मार्क्स एक बार आए हैं। तो 116 मार्क्स जो कि जीएस फेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स कहे जा सकते हैं। इसकी वजह ये थी कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मैप का यूज़ में लिया था। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। ये लेसन आपको पसंद आया तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।